हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। 9, 10 तक कंप्लीट हो चुका है और आज है क्लास 11 चैप्टर 5 ऑफ जियोग्राफी, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस किस हिसाब से हो सकते हैं अर्थ को लेके, तो वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ना ये हो सकते हैं अर्थ को लेके, अर्थ में, शेप में, फॉर्म में, स्ट्रक्चर में। ठीक है, सब चीज़ में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो सकते हैं, देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है इसको अच्छी तरीके से पहले समझ लेते। ठीक है, इसका मतलब होता है कि देखो, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स होता है जो अर्थ मटेरियल पे लगता है। ठीक है, जियोमॉर्फिक और फिर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। देखो, कुछ इंडोजेनिक प्रोसेस भी होता है, कुछ एक्सोजेनिक प्रोसेस भी होता है। मतलब कि कुछ पृथ्वी के अंदर भी कुछ प्रोसेस होता है, पृथ्वी के बाहर भी कुछ प्रोसेस होता है। इन्हीं सब का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो, इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इंडोजेनिक प्रोसेस समझे ना हम सब। इंडोजेनिक प्रोसेस किसको कहते हैं, जो एनर्जी ना अर्थ के विद इन में हो। ठीक है, उसको जो इंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। ये जो एनर्जी होता है ना, वो रेडियो एक्टिविटी हुआ, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरिजिन होता है अर्थ का। और इसको क्या, इसमें क्या हो सकता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना अर्थ के सरफेस के नीचे हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज हो रहा है, जियोमॉर्फिक, जियोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, थिकनेस, स्ट्रेंथ, उसका जो भी हो रहा है, वो सब कुछ क्या होगा, अर्थ के नीचे होगा, इंडोजेनिक होगा। ठीक है, इंटरनल है ये। डायस्ट्रोफिज्म। अब देखो, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है। देखो, अगर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म, ऑल द प्रोसेस दैट मेक एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो भी चीज अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसको क्या कहते हैं, डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस और क्या आता है, इपिरोगेमिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या होता है, ये इंक्लूड करते हैं जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, पर्वत बना। ठीक है, कुछ फोल्डिंग हुआ, कुछ लॉन्ग नैरो बेल्ट बना अर्थ क्रस्ट पे। कुछ होता है इपेरोजेनिक, जो ना अपलिफ्ट करता है और फिर लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ को। ठीक है, और अर्थक्विक भी इसी से रिलेटेड है। डायस्ट्रोफिक माइनर मूवमेंट होता है, अर्थक्विक, प्लेट टेक्टोनिक भी इसी से रिलेटेड है। तो मतलब क्या हुआ, जो अर्थ क्रस्ट पे जो चीज महसूस होता है, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो प्लेट टेक्टोनिक हो, तो ये सब क्या हुआ, डायस्ट्रोफिज्म हुआ। ठीक है, देखो वॉल्केनिज्म क्या होता है। वॉल्केनिज्म क्या होता है, जो वॉल्केनो होता है। ठीक है, वॉल्केनो क्या होता है, मैग्मा होता है इसके अंदर में, और ये क्या करता है, धरती के नीचे से निकलता है। ये भी एक तरीके का ना जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, वॉल्केनिज्म भी। ठीक है, अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में क्या क्या आता है। देखो, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या होता है, सरफेस के बाहर, जो भी चीज सरफेस के बाहर हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, इसमें ना देखो क्या होता है, जैसे कि अगर एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, ये क्या करता है, एनर्जी ना एटमॉस्फेयर से डिटरमाइन करता है। अल्टीमेट जो एनर्जी होता है वो सन से या ग्रेडियंट क्रिएट करता है टेक्टोनिक फैक्टर से। ठीक है, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना अर्थ के अपॉन मटेरियल पे, जो भी होता है स्लॉपिंग या टेंस को लेके, वो क्या करते हैं, स्लॉप डायरेक्शन में होते हैं, और ये अप्लाइड पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस। और ये जो हर एक यूनिट एरिया पे होते हैं ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। मतलब एक्सोजेनिक जो भी ऊपर में हो रहा है ना, अर्थ के क्रस्ट पे हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कहलाएगा। अब देखो, डेन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होता है। डेन्यूडेशनल प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया। डेन्यूडेशनल प्रोसेस होता है, देखो, प्रोसेस हुआ, वेदरिंग हुआ, मास मूवमेंट है हुआ, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ड्राइविंग फोर्स एनर्जी हुआ, ग्रेविटेशनल मोलिकुलर स्ट्रेस हुआ, केमिकल एक्शन हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब देखो, किसके लिए क्या जिम्मेदार है ना, वो चीज को बोलते हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेस। जैसे कि अगर वेदरिंग हो रहा है तो वेदरिंग के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है, मास मूवमेंट हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जिम्मेदार है। जो भी जिस चीज से इन्फ्लुएंस होता है उसको क्या कहते हैं, डेन्यूडेशनल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, वेदरिंग क्या होता है, जो ना जो क्या कहते हैं, मिट्टी के ऊपर का जो एलिमेंट होता है, वेदर और क्लाइमेट ऑफ अर्थ मटेरियल, जो वेदरिंग क्या होता है, ये एलिमेंट होता है जो वेदर और क्लाइमेट से ना, जो अर्थ के ऊपर का मटेरियल होता है, उस प्रोसेस से क्या होता है कि ना उस चीज को हटा दिया जाता है, फ्रेगमेंट कर दिया जाता है। उस चीज को क्या कहते हैं, वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, ये वेदरिंग बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। केमिकल वेदरिंग क्या हो सकते हैं, ये वेदरिंग प्रोसेस ना
सॉल्यूशन, अगर किसी चीज में सॉल्यूशन डाल दिया जाए, कार्बोनेशन कर दिया जाए, हाइड्रेशन किया जाए, तो उससे क्या होगा, केमिकल वेदरिंग होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी अगर एक स्टोन है, ठीक है, स्टोन पे अगर केमिकल चीज डाल दिया जाए तो उस पे ना जो भी चीज जन्म लेगा तो उसको क्या कहेंगे कि केमिकल वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, तो अगर उस पे कोई भी चीज रिएक्ट करेगा कार्बोनेशन या हाइड्रेशन से, सॉल्यूशन से, तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। यही चीज अगर फिजिकल तरीके पे यूज किया जाए और फिजिकल तरीके से अप्लाई करके इसको किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। और बायोलॉजिकल वेदरिंग भी, जैसे कि पानी, आपको पता होगा कि अगर आप देखते होंगे कि कोई भी रॉक का पीस होता है ना, उसके पीस में अगर स्पेस बन जाता है तो वहाँ पे पानी और रहने से कुछ दिन बाद ना आपको दिखेगा कि उसमें से एक पौधा निकला है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का बायोलॉजिकल वेदरिंग हुआ। ठीक है, मतलब कि डिपेंड करता है कि आप ना किस हिसाब से उसको यूज कर रहे हैं वेदरिंग में, चाहे वो केमिकल हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, एक्सप्लोफिएशन। देखो एक्सप्लोफिएशन क्या हुआ, this is has already been explained under physical weathering process or uploading, thermal contraction and expansion of salt weathering. Exfoliation result but not a process. Taking off of more less curved sheet of cells from over rocks of bedrocks result in a smooth rounded surface. अगर स्मूथ राउंडेड सरफेस बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लोफिएशन कहेंगे। एक्सप्लोफिएशन क्या होता है, जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ना टेम्परेचर की वजह से, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लोफिएशन कहेंगे। अब देखो वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है, वेदरिंग को जाने। अब वेदरिंग का सिग्निफिकेंस किस किस तरीके से हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किस चीज को लेके, रॉक को तोड़ने में, फ्रेगमेंट करने में। और ये रॉक क्या होता है, ये सोइल को भी तोड़ सकता है मास मूवमेंट से। ठीक है, बायोम और बायोडाइवर्सिटी का रिजल्ट करता है, फॉरेस्ट बनाता है, ये डिपेंड करता है वेदरिंग के ऊपर। ठीक है, अगर वो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रहा है तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट का भी फॉरेस्ट भी बन सकता है। इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक आर नॉट वेदर्ड। और इरोजन तब तक नहीं हो सकता है जब तक ये वेदरिंग ना हो। ठीक है, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। और ठीक है, और इसमें ना क्या क्या करते हैं, वेदरिंग ना जो रॉक का होता है और डिपोजिट का होता है वो क्या करता है, तो ठीक है, वेदरिंग डिपेंड करता है बहुत सारी चीज पे। वेदरिंग रॉक और डिपॉजिट पे भी होता है। इसमें ना कुछ कुछ वैल्यूएबल आयरन जैसे कि मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल, और ये नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। अब मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट होता है कि रॉक डेब्रिस जो होता है ना वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं अगर ग्रेविटी के, और फिर इससे क्या होता है, एयर, वाटर और जो डेब्रिज होता है वो प्लेस टू प्लेस डेब्रिज कैरी विथ इट एंड वाटर और आइस। द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, अफेक्टिंग सॉलिड टू डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल्स एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। देखो जब ग्रेविटी होता है वो क्या करता है, फोर्स हर तरीके से लगाता है ऑल मैटर पे। ठीक है, वो बेड रॉक पे, प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग पे। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है, प्री रिक्विजिट होता है मास मूवमेंट के लिए, और ये एड करता है मास मूवमेंट में। मास मूवमेंट एक्टिव ओवर वेदर स्लॉप्स रेदर देन अनवेदर्ड मटेरियल्स। ठीक है, तो मास मूवमेंट से क्या क्या हो सकता है, जिससे मास मूवमेंट से प्रॉब्लम, देखो सपोर्ट हो सकता है नेचुरल आर्टिफिशियल मीन्स को लेके, इंक्रीज हो सकता है ग्रेडियंट और स्लॉप्स में, ओवरलोडिंग हो सकता है मटेरियल का। ठीक है, आर्टिफिशियल फिलिंग में ओवरलोडिंग ड्यू टू हेवी रेनफॉल, रेनफॉल अगर ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। रिमूव कर सकता है लोड को। ठीक है, और अर्थक्वेक एक्सप्लोजन और मशीनरी को भी ऑकर कर सकता है ये चीज, मास मूवमेंट। ठीक है, अब लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड आप देखे होंगे कि ना, जैसे कि जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड ना आपको देखने को मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्या होता है इसमें कि वो जो अगर कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अर्थ के नीचे का जो भी नेचुरल ऑकर होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या फिर सुनामी हुआ, तो कभी कभी उसकी वजह से क्या होता है कि ना जो उसमें जो जितने भी रॉक लगे होते हैं ना वो ना स्लिप करने लगते हैं। और ये जो स्लिपिंग होता है, स्लम्पिंग होता है डेब्रिस का, वो बैकवर्ड मोशन में होता है, रोटेशन में होता है, और इससे क्या होता है, लैंडस्लाइड होने लगता है। ठीक है, लैंडस्लाइड से क्या होता है, डेब्रिस का ना फॉल ऑफ डेब्रिस होने लगता है लैंडस्लाइड से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रॉक नीचे गिरने लगता है, और इससे बहुत ज्यादा ही ना डिजास्टर को सामना करना पड़ता है, डिजास्टर आ जाता है और इस डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इरोजन और डिपोजिशन।
ठीक है। इरोजन क्या होता है, ये ना रॉक डेब्रीज में होता है, रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंटेड, वेदरिंग की वजह से जो होता है उसमें इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है, चाहे वो ग्राउंड, और इसके लिए कौन कौन चीज जिम्मेदार हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड वेव्स, ये सब चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं इसके लिए, ठीक है। वेदरिंग, और इससे क्या हो सकता है, देखो द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट. In case of waves, it is locations along the interface of litho and hydrosphere coastal region that will determine the work of waves. देखो वेव्स के बारे में बताया जा रहा है कि वेव्स को ना एक तरीके का इसको ना कोस्टल रीजन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। डिपोजिशंस इज अ कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन, द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी एंड हेंस एनर्जी और जेंटल स्लोप्स एंड द मटेरियल कैरिड बाय देम स्टार्ट टू सेटल देमसेल्व्स इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। तो डिपोजिशन किसी एजेंट के द्वारा नहीं होता, जैसे कि सुनामी किसी एजेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो ना अगर नेचुरली अर्थक्वेक अगर हो रहा है तो सुनामी आ रहा है, ठीक है, तो वो किसी एजेंट के द्वारा नहीं हो रहा है। पर अगर इरोजन हो रहा है तो इरोजन किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी कोई एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, बट डिपोजिशन में कोई एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब देखो सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, जब सोयल बनता है ना तो सोयल ना डायनेमिक होता है, वो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से ना कंस्टेंटली बनता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये ना एक मतलब सोयल को बनने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसी से सोयल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे ना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में होता है, और स्टॉप द सोयल बिकम टू कोल्ड और टू ड्राई, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज व्हेन लीव्स फॉल ऑन ग्रासेस डाइज। जैसे ये ना ऑर्गेनिक मैटर का काम करते हैं, लीव अगर नीचे गिरता है सोयल पे और ग्रासेस डाइज होते हैं तो एक तरीके से हम सोयल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं बायोलॉजिकल तरीके से, और वो उसके लिए क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बताया जा रहा है, सोयल फॉर्मेशन का फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेरेंटियल मैटर हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं। जैसे कि पेरेंटियल मटेरियल में ना कंट्रोल फैक्टर हो सकते हैं सोयल फॉर्मेशन के, ये ना एनी इन सीटू और ऑन सीटू वेदर्ड हो सकते हैं, रॉक डेब्रीज, रेसिडुअल सोइल्स और ट्रांसपोर्टेड डिपोजिट, ट्रांसपोर्टेड सोइल। सोयल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर, साइज ऑफ डेब्रीज एंड स्ट्रक्चर, डिस्पोर्टेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स, पार्टिकल्स ऑफ डेब्रीज एज वेल एज मिनरल्स एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक डेब्रीज। तो पेरेंटल किस पे कर सकते हैं, सोइल के जो रॉक डेब्रीज हो सकते हैं या डिपोजिशन हो सकते हैं उस पे ना पेरेंटल मटेरियल निर्भर करते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी क्या है, पेरेंटल मटेरियल जो होता है वो पेसिव कंट्रोल करता है फैक्टर को, पर टोपोग्राफी भी ना बहुत अमाउंट में सरफेस कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल टू सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस बाय सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल। तो ये भी ना बहुत तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उस पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चाहे वो टोपोग्राफी हो, टोपोग्राफी ना उसके एरिया में क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है, गुड एक्यूमुलेशन है ऑर्गेनिक मैटर का कि नहीं, ये चीज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत तरीके से सोइल के कंजर्वेशन में, सोइल के फिक्सेशन में टाइम लगाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो या टाइम हो, ठीक है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सोइल फॉर्मिंग फैक्टर में, ठीक है। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, पेरेंटल मटेरियल हो सकते हैं, टोपोग्राफी हो सकते हैं, उसके लिए टाइम हो सकता है उसके लिए उसका क्लाइमेट हो सकता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेशन में जो प्रोसेस लगते हैं वो सब चीज ये है, ठीक है। देखो बायोलॉजिकल में ह्यूमस हो सकता है, अब देखो उसके कोल्ड क्लाइमेट में कितना वो ग्रो हो रहा है वो चीज को देखा जा सकता है, क्लाइमेट वहाँ का क्या है, फ्रीक्वेंट है, किस हिसाब का है, वो चीज पे असर कर सकता है, और कितना टाइम ले रहा है उसको ऑपरेट करने में, वो भी चीज ना कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकते हैं सोइल के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।